हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर श्वसन जो है उस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। यानी कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इसका उत्तर, ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और श्वसन चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को एक चीज़ हम बता दें कि इस चैप्टर को मैंने लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास जो है उसमें डिटेल में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है। और उस चैप्टर को पढ़ाते से ये जो चैप्टर है श्वसन, इस चैप्टर को जब हमने पढ़ाया है तो उस समय एक पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो आपसे यहाँ पे पूछी गई है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, आप एक तरह से इसे ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो इसी तरह से दिया रहता है, बस उसमें ऑप्शन रहता है। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो आपका प्रश्न है ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रश्न है ये लाइव क्लास के दौरान, यानी कि जो चैप्टर डिटेल में हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब उसमें हमने सारी चीज़ें बताई हैं। वैसे तो हम ये वीडियो आपके लिए हम इसीलिए लाए हैं कि ये प्रश्न सॉल्व करें, लेकिन अगर आप लोगों ने लाइव क्लास ज्वाइन किया होगा तो आप लोग ये खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उस क्लास में हमने आपको चूँकि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं और क्लास में भी कहते हैं कि चैप्टर पढ़ाने के दौरान आप लोग नोटबुक अपने साथ में रखिए, अपना कॉपी पेन, ताकि जो भी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो वो हम आपको बताते रहते हैं, आप लोग उस क्लास के दौरान ही नोट कर लेते हैं, ताकि आप लोग को जो चैप्टर का प्रश्न उत्तर दिया रहता है सॉल्व करने को उसमें आसानी हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया था तो आप लोग उस क्लास को भी देख लें, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन। तो चलिए अब हम लोग अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो आपसे प्रश्न पूछा है वो कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। चूँकि जो श्वसन है वो आपका दो होता है, ठीक है, एक वायवीय और एक अवायवीय। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवायवीय श्वसन। दूसरा आपका जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है वो वायवीय श्वसन होता है और अनुपस्थिति में अवायवीय। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर आपका अवायवीय श्वसन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो प्रश्न है वो है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो जैव ऊर्जा का जैव कोशिकाओं में जो रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है वो आपका एटीपी कहलाता है, ठीक है। हम आप लोगों को बुक में भी दिखा देते हैं कि ये कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीपी ही जो है आपका, ये जो एटीपी है जिसको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अलग अलग नाम उसमें ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी जो प्रश्न है हमारा उसमें हुआ है कि उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि एटीपी ही जो है हमारा वो समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये उत्तर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहते हैं कि चैप्टर जो है वो अगर आप डिटेल में पढ़ ले तो आप लोगों को प्रश्न उत्तर जो है उसको बनाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछा है कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न का उत्तर अभी वहीं पे था, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए लिखा है ना, अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, सेल्यूलर फ्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। तो जैसा कि यहाँ पे उत्तर में मैंने लिख दिया है कि चौथा नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं।
5वां प्रश्न आपसे पूछा है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है। जो पूरी श्वसन की क्रिया होती है उसमें 2 चरण होते हैं, ठीक है। 2 चरणों में पूरी श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो उन दोनों चरणों का नाम लिखना है, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, तो ये जो क्रिया है ये प्रथम चरण है। अवायवीय श्वसन जो होता है ये प्रथम चरण है और ये क्रिया होता है कोशिका द्रव्य में। तो 2 चरणों में होता है। तो पहला चरण आपका कोशिका द्रव्य हो जाएगा और जो दूसरा चरण है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो जो 6 नंबर हमारा प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, तो श्वसन से ही जो है हमें ऊर्जा मिलती है। जीवों को क्या होती है, जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। ये देखिए, ये है श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। ये समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है और इसमें आप देखिएगा तो लिखा है कि इस क्रिया में जो उत्पादों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनते हैं, ठीक है। यानी कि CO2, H2O और फिर ऊर्जा। तो CO2 और H2O जो है ये सह उत्पाद है। लेकिन आपसे वहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सह उत्पाद या फिर सिर्फ उत्पाद। आपसे पूछा है कि उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं, तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका CO2, H2O और ATP। यहाँ पे हम 6CO2 या फिर 6H2O नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे समीकरण जो है वो नहीं लिख रहे हैं। तो CO2 हमारा हो रहा है, H2O बन रहा है और ATP, ठीक है। ATP जो है वो ये ऊर्जा जो है ATP जो है हमारा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसी प्रकार के इसके जो यौगिक है उसी के रासायनिक बंधन में संग्रहित रहते हैं। जो ऊर्जा होता है वो कहाँ संग्रहित रहता है, तो ATP में। तो हम यहाँ पे ATP लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा है कि श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। तो श्वसन जो है उसको 2 चरणों में बांटा गया है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो एक था आपका वायवीय और एक अवायवीय। तो ये दोनों किस बेस्ड पे यानी कि किस आधार पे आपका बांटा गया है, तो ऑक्सीजन के आधार पे, क्योंकि एक में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है और एक में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा O2 के आधार पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लोगों को भी मालूम हो गया। इतनी देर में तो हमने कितनी बार आपसे बोल दिया है कि जो अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका उत्तर होगा वह श्वसन जो O2 की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा O2 की उपस्थिति में, क्योंकि जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तभी वायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो हो पाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो पायरुवेट जो है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो दूसरे चरण में होता है। दूसरा चरण यानी कि वायवीय श्वसन जो है उसमें आपका पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और वो होता है आपका किस चरण में होता है, तो ये आपका जो दूसरा चरण है उसमें होता है, और वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्योंकि पहला जो है वो होता है कोशिका द्रव्य में, जैसा कि हम लोगों ने 5 नंबर प्रश्न में देखा था। 2 चरण जो है उसमें एक कोशिका द्रव्य है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 12वां नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है।
तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान यहाँ पे हमने लिखा ही हुआ है रंध्रों से, और कॉपी पर भी यहाँ पे नोट कर लिया है। 12 नंबर का जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा रंध्रों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। तो पौधों में गैसों का विनिमय जो है वो विसरण क्रिया से होता है। 14 नंबर प्रश्न पूछा है अमीबा तथा पैरामीशियम जो है उसमें श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। तो कोशिका झिल्ली से होता है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मछली का जो श्वसन अंग है तो वो होता है गिल्स। ठीक है, गिल्स जो है उसके द्वारा ही मछली जो है सांस ले पाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा प्रश्न है 16 नंबर, वो कह रहा है कि स्थलीय कीट जो है यानी कि जमीन पर, स्थल यानी कि जमीन पर रहने वाले जो कीट होते हैं, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग लिखा हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे पूछा हुआ भी है। आप चाहें तो एक में भी लिख सकते हैं क्योंकि ट्रैकिया तो मनुष्य में भी होता है, लेकिन हमने अलग लिख दिया है। स्थलीय कीटों का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है और मनुष्य का नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, इसको लैरिंक्स भी कहते हैं। ट्रैकिया होता है जिसको श्वास नली कहते हैं, और फेफड़ा होता है। सबसे प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा है मनुष्य में। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। तो 17 नंबर जो प्रश्न है वो भी सेम प्रश्न है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। तो यहाँ पे भी आपका ट्रैकिया या श्वास नली हो जाएगा उत्तर, क्योंकि ये वही चीज़ यहाँ पे पूछा है, बस यहाँ पे चेंज किया है क्या कि श्वसन का प्रकार पूछा है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि जो स्थलीय कीट है उनमें आपका श्वसन जो है वो ट्रैकिया या श्वास नली से ही होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपका हो जाएगा ट्रैकिया या श्वास नली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन जो है वो आपका केवल फेफड़े से होता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा जो है उसका ऐसे 2 ऐसे वर्ग का नाम पूछा है, तो पक्षी और मनुष्य हो जाएंगे। क्योंकि जो वर्ग पूछा है आपसे तो वर्ग में आपका पक्षी को एविज कहा जाता है, तो आप लोग एविज लिखेंगे, कोष्ठ में पक्षी लिख देंगे। ठीक है, ये बुक में आपके दिए हुआ है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एविज तथा मैमेलिया। ठीक है, ये 2 वर्ग हैं। ठीक है, एविज और मैमेलिया। तो एविज में पक्षी आ जाएगा, मैमेलिया में मनुष्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था जो कि इनमें श्वसन जो है सिर्फ फेफड़ों से होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका एविज तथा मैमेलिया, और कोष्ठ में आप लोग लिख देंगे पक्षी और मनुष्य। अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। यानी कि जो हमने मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखा था बस वही यहाँ पे पूछा है कि श्वसन क्रिया में जो भी प्रयुक्त संपूर्ण अंग है उनके नाम लिखने हैं। तो वही सारे अंग का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे जो आपका है नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि फेफड़ों द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो फेफड़े के द्वारा जो श्वसन है उनमें 2 क्रिया होती है। ठीक है, श्वसन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है। एक होता है आपका प्रश्वास और एक होता है उच्छ्वास। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्वास और उच्छ्वास। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे प्रश्वास और उच्छ्वास। ये श्वसन की 2 क्रिया हैं जिनसे आपका श्वसन क्रिया जो है वो पूर्ण होता है। 20 नंबर प्रश्न हो गया। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि जो भी पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं उससे जो ऊर्जा का उत्पादन है वो किस क्रिया से होता है। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन में आप लिख देंगे पहले श्वसन क्रिया में। ठीक है, क्योंकि भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन श्वसन क्रिया से होता है और उसमें भी वायवीय श्वसन से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले आप लिख लीजिए
पहले आप लिखेंगे श्वसन क्रिया और फिर लिख देंगे उसमें भी वायवीय श्वसन, क्योंकि श्वसन क्रिया दो होती है, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय श्वसन में पचे हुए भोज्य पदार्थ से आपका जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है, तो वो किण्वन की क्रिया द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है ज्यादा चलने के बाद जो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होता है वो किस यौगिक के निर्माण से होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इसका उत्तर भी हम आपको यहाँ पे आपके बुक में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं तो उसके बाद हमारी मांसपेशियाँ जो है उसमें ऐंठन होने लगती है या उसमें तकलीफ होने लगती है। तो इसका कारण होता है लैक्टिक अम्ल का जो संचय है वो। और ऐसा क्यों होता है, तो ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में जो है पायरुवेट से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये जो है प्रक्रिया ये अवायवीय श्वसन में होता है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल लिखा है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये लैक्टिक अम्ल होगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। 24 नंबर प्रश्न है श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो प्रथम चरण में यानी कि अवायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, प्रथम चरण में सिर्फ पायरुवेट जो है वो बनता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो द्वितीय चरण में होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है आपका ग्रसनी यानी कि कंठ द्वार। ग्रसनी जो है वो कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, तो ग्रसनी जो है आपका कंठ द्वार के नीचे स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलती है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि श्वसन के प्रथम चरण में जो पायरुवेट बनता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए वो कहाँ चला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ये प्रथम चरण है आपका। और अगला आपसे प्रश्न पूछा था कि ग्रसनी जो है वो कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, तो ये देखिए लिखा है ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना जिसको स्वर यंत्र या लैरिंग्स कहते हैं उसमें खुलती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न का उत्तर आपके बुक में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के प्रत्येक श्वसनी जो फेफड़े होते हैं उसमें प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है। ठीक है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर यानी कि जो भी श्वसनी होती है वो फेफड़े में प्रवेश करने के बाद विभाजित होती है, फिर उसके बाद वो क्या बनाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स। इसका उत्तर हम आपको बुक में भी दिखा देते हैं। ये देखिए लिखा है ना, प्रत्येक श्वसनी या ब्रोंक्स, ठीक है, वो फेफड़े में प्रवेश करके श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा जो है वो कहाँ अवस्थित रहता है, तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ा जो है वो वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेफड़े जो है मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यही हम आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो चीज़ें हम आपको लाइव क्लास में जो इस चैप्टर को हमने पढ़ाया था डिटेल में, चैप्टर का सारा चीज़ हमने उसमें बताया है। तो उसमें सारी चीज़ें जो हमने बताई है वही सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर आप लोग अभी भी आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास जो है वो अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, तो इसको डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, वक्ष गुहा को उदर गुहा जो होता है उसको वक्ष गुहा से अलग करता है। ठीक है, आइए आपको दिखा देते हैं। अगर फिगर की बात करें तो ये देखिए ये है आपका डायाफ्राम। ठीक है, इसके नीचे से जो है हमारा उदर गुहा स्टार्ट हो जाता है, तो ये वक्ष गुहा जो है इसको
वक्ष गुहा जो है और जो उदर गुहा होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में का ये पार्ट है जिसको वो उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करता है। और अगर आपके बुक की बात करें, बुक में कहाँ दिया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वक्ष गुहा के पश्च भाग में एक गुंबद के आकार का डायाफ्राम होता है जो वक्ष गुहा को क्या करता है, उदर गुहा से अलग करता है। ठीक है, वक्ष गुहा को क्या करता है, उदर गुहा, यानी कि जो हमारा यहाँ से पेट वाला भाग स्टार्ट होता है, आहार नल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, तो उसको ये अलग करता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसा वर्णक है जिसके कारण जो हमारा रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। तो ये हमारी जो लाल रुधिर कोशिका होती है उसमें अवस्थित रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लाल रुधिर कोशिका। ठीक है, 30 नंबर जो आपसे प्रश्न पूछा है, रक्त से फेफड़े में आया जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसका बची हवा के साथ निकलने की क्रिया जो है वो आपका उच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, उच्छ्वास। तो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का श्वसन जो चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर 2 श्वसन, इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर है वो मिल गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जो है परिवहन चैप्टर जो है उसका हम लोग क्लास, ऑनलाइन क्लास अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप लोग उसको ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो आप सभी के लिए, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस अगर क्लास को आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको क्लास 10 से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।